हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल एंड हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे फोर्थ सेमेस्टर के इनकम टैक्स की पहली लेक्चर और ये डेमो लेक्चर होगी। इसके बाद जितनी भी क्लासेस जाएंगी हमारी वो सारी एक्सक्यूज मी वो सारी ही सारथी बैच पे जाएंगी और ये एक डेमो लेक्चर है। इस लेक्चर के माध्यम से हम आपको एक डेमो दे रहे हैं और अगर अभी तक आपने सारथी में एनरोल नहीं किया है सो दिस लेक्चर विल हेल्प यू to decide whether or definitely you have to enroll in सारथी। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इनकम टैक्स के यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर। Before starting with the lecture, let me introduce myself for all of you who don't know. So this is your educator Sakshi and हम लोग इनकम टैक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर जितने भी डीडीयू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इनकम टैक्स इस बार एक मेजर सब्जेक्ट रहेगा और इनकम टैक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्ट है। जैसे ही मैं शुरुआत करूंगी अपने लेक्चर की वो आप देख लोगे दैट इट इज़ अ रियली वास्ट सिलेबस दैट वी हैव टू कवर। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड तब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। दिस इज योर एजुकेटर साक्षी। Today we are going to start with the very first lecture of income tax. So yeah, let's get going. So what do we know about income tax? डिटेल में आने से पहले और सिलेबस के हिसाब से शुरुआत करने से पहले मैं पहले ये बताना चाहूँगी इनकम टैक्स होता क्या है। What do we know about income tax? अगर हम इन शब्दों को अलग करके देखें, इनकम एंड टैक्स, तो हमें एक मीनिंग डेवलप होता है, एक मायने समझ में आते हैं इन दो शब्दों के। इट इज़ इनकम एंड टैक्स। तो इनकम मतलब कमाई और टैक्स मतलब सरकार को जो हम टैक्स देते हैं, जो कर पे करते हैं। टैक्स को हिंदी में कर कहते हैं। सो इनकम टैक्स की पढ़ाई या इनकम टैक्स का लॉ जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 और वो एक्शन में 1962 में आया। हालांकि इसके पीछे एक बहुत अच्छी एक हिस्टोरिकल साइकिल है जो होपफुली इस लेक्चर में दैट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट। वहां पहुंचने से पहले लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड कि हर व्यक्ति जो भारत में रहता है, हर व्यक्ति जो हमारे देश में रहता है, वो व्यक्ति एक इनकम कमाता है और उसी इनकम के आधार पे उसको टैक्स देना होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। अब एक बार इनकम टैक्स के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री हम देख लेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट कैसे फोर्स में आया और इनकम टैक्स एक्ट की क्या क्रोनोलॉजी रहने वाली है, कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, कहाँ ख़त्म हुआ। सो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स वो भी होंगे जो इस वक्त मेरा लेक्चर देख रहे होंगे जिन्होंने बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में मेरे से पढ़ाई की थी, जो सब्जेक्ट था मेरा। उनको पता होगा कि मैं अपनी एक नोटबुक मेंटेन करवाती हूँ और ये एक बहुत ही बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आप अगर आपके पुराने नोटबुक में जो मेरा सिलेबस था कंपनी लॉ, अगर उसके नोटबुक में आपके पास 200 से ज़्यादा पेजेस हैं तो आप उसी में शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं है सो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि आप 200 या उससे मोटी भी रजिस्टर ले सकते हैं, बट 200 हैज़ टू बी देयर, 200 पेजेस। तो अगर एक नोटबुक और एक पेन आपके पास रेडी है तो हम लोग आज की लेक्चर फॉर्मली शुरू कर सकते हैं और हम शुरू करेंगे इनकम टैक्स के historical background के साथ। So yes, let us start with the historical background of income tax. All right, so this is lecture number 1 of income tax. IT मतलब income tax for definitely all of us are here from commerce background. And if we are from science background तो अभी आपने science का background पीछे छोड़ दिया है 12th के बाद, और IT का मतलब हमारे लिए income tax होता है, ना कि information technology, right? सो इनकम टैक्स का पहला लेक्चर जाने वाला है और इस पहले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी अपॉन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इनकम टैक्स। इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल देखे गए हैं एग्जाम में, राइट? सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेट्स टॉक अबाउट दिस, शैल वी? यस प्लीज। तो मैं यहाँ पे ईयर्स की क्रोनोलॉजी ड्रॉ करूँगी। ईयर्स की क्रोनोलॉजी मतलब शुरुआत कहाँ से हुई और अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं। हम अंत नहीं कह सकते क्योंकि 2025 में ही न्यू टैक्स बिल आया है, तो मैं डिस्कस करते करते उस न्यू टैक्स बिल पर भी आऊँगी। मगर सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहले लेट मी यूज सम वेरी ब्राइट कलर्स जिससे आपको देखने में आसानी हो। आई थिंक इट्स ब्राइट इनफ।
ओके, सबसे पहला इनकम टैक्स 1886, ध्यान दीजिए, 1886 में पास किया गया था। और 1886 जाहिर है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ही लाया गया था, क्योंकि उस वक्त हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। तो 1886 में लाया गया था पहला बिल, और ये पहला बिल 1917 तक चला था, 1917 तक चला था। ठीक है, तो ये जो पहला एक्ट था उसकी आयु कितनी थी? 1886 से शुरू होकर 1917 तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? 1917 के बाद जो अगला एक्ट पास हुआ था वो पास हुआ था 1918 में, 1918 में। और वो कब तक फोर्स में रहा? 1918 में पास होने के बाद ये एक्ट हमारा ज्यादा नहीं 5 सालों तक फोर्स में रहा, यानी कि 1922 में। 1922 के बाद जो कानून आया था वो आया था कब? वो कानून तो आया था 1961 में। इसकी इम्प्लीमेशन, इसका फॉलो होना शुरू हुआ 1 अप्रैल 1962 को। 1 अप्रैल ही क्यों? तो आप में से जितने लोग नहीं जानते हो, लेट मी क्लैरिफाई। लेट्स सी, अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जानते होंगे, तो हमारा जो इनकम टैक्स होता है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वो हर साल के 1 अप्रैल से शुरू होकर एक अगले साल के 31 मार्च तक जाता है। इस वजह से जो एक्ट 1961 1961 में आया था, वो एक्ट इम्प्लीमेंट, मतलब उसका पालन कब से होना शुरू हुआ? 1962 में। ऑल राइट, एक छोटी सी डिस्कशन और है इसमें। किसकी बात मैं करने जा रही हूँ? 1922 में ये जो कानून आया था, इस कानून में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, और इन कॉम्प्लिकेशंस के चलते अब आप एक चीज यहाँ देख सकते हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो हमें इंटरवल दिख रहा है एक्ट का, ये वही इंटरवल है जहाँ पे इंडिया को क्या मिल गई थी? फ्रीडम। तो मतलब अब तक ये जो चीजें ब्रिटिशर्स संभाल रहे थे, ब्रिटिशर्स के ब्यूरोक्रेट संभाल रहे थे, अभी क्या हो गया था? अब इंडिया फ्री हो गया था। अब इंडिया के अथॉरिटीज को और ऑफिशियल्स को वो चीजें संभालनी थी, राइट? अब यहाँ पे 1922 के बाद एक्चुअली में 1958 में ज़रूरत महसूस की गई कि हमारा अपना बनाया हुआ एक इनकम टैक्स लॉ होना चाहिए, बिकॉज अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पहले हम एक कॉलोनी थे ब्रिटिश रूल की, अभी हम एक फ्री कंट्री हैं, एक स्वराज हैं हम। तो ये फील किया गया था। तो 1958 में काम होना शुरू हुआ। 1958 में काम होते 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 61 तक लॉ बना, और 62 में इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ये ध्यान रखनी है कि 1958 में लॉ बनके तैयार हो चुका था, मगर हमारे भारत में अभी जो काम करते हैं वो होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT। CBDT क्या होता है? हम लोग यूनिट 4 में जानेंगे। मैं एक छोटा सा प्रीव्यू दे देती हूँ कि हमारी जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड दी CBDT, दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मगर जो ये कानून पास हुआ था 1922 में, तो 58 में ही ये नया कानून जो 61 में आया था वो 1958 में ही बन के तैयार हो गया था। मगर 1958 में जब ये बन के तैयार हुआ था तो हमें, मतलब जो हमारे देश में सरकार में थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो अथॉरिटीज़ थी, उनको लगा कि पिछले कानून की तरह अगर इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई तो हमें वापस से बदलना पड़ेगा, और ऑलरेडी इतने सारे कानून हमने बदल दिए थे। तो 1958 में तैयार होने के बाद भी 1959 में इसको कह सकते हैं ना इवैल्यूएशन, मतलब एक बार वापस से चेक करके और चेक करके। इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि एक बार रीचेक करके आप बताओ क्या सही है क्या गलत। तो 1959 में हमारा ये जो एक्ट है इवैल्यूएशन के लिए भेजा गया था। किसके पास इवैल्यूएशन के लिए भेजा गया था? ये भेजा गया था डायरेक्ट टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमिटी के पास। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमिटी। उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमेटी ने बताया, जो भी उन्होंने मेजर्स बताए, करेक्टिव मेजर्स जो भी उन्होंने बताए होंगे। उसके बाद 1961 में ये एक्ट बन के तैयार हुआ, और इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू हुई? 1962 से।
तो ये इनकम टैक्स का एक पूरा बैकग्राउंड था कि इनकम टैक्स एक्ट के कितने चेंजेस हुए, कितने अमेंडमेंट्स हुए। और अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बात अभी 2024 तक नहीं ख़त्म होती है, 2025 के बारे में बात करेंगे हम, फाइनेंस एक्ट के बारे में बात करेंगे। आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये ऐसा एक्ट है जो बदला ही जा रहा है, बदला ही जा रहा है। हर साल जो फाइनेंस एक्ट पास होता है, जब जब आपका बजट पास होता है तब फाइनेंस एक्ट भी पास होता है, और हर फाइनेंस एक्ट के पास होने के साथ इनकम टैक्स में भी बदलाव आते हैं। सो वो भी चीज़ें रहेंगी। फिलहाल ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने बिल्ड कर दिया आपको। अच्छा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट अब क्या हुआ है। अब एक इतना कुछ होने के बाद, क्योंकि मैं दूसरी स्लाइड पे नहीं जा रही हूँ इधर, आई एम नॉट गोइंग ऑन टू द सेकेंड स्लाइड। 1961 के बाद जो अगली चीज़ आई है, पहले मैं वहाँ एक छोटा सा परव्यू दे देती हूँ और फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे। 1966 के बाद जो नया बिल आया है, न्यू इनकम टैक्स बिल, वो आया है आपका 2025, मतलब अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों भी नहीं मैं कह रही, कुछ दिनों पहले जो साल बीता है उसमें आपका न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 आया है। और इस बार इस सेमेस्टर में, पिछले सेमेस्टर में क्या हुआ मैं थी नहीं, मैं वहाँ कुछ नहीं डिस्कस करूँगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेमेस्टर जहाँ पे इनकम टैक्स मेरा सब्जेक्ट है। तो न्यू बिल के हिसाब से हमारी पढ़ाई होने वाली है। ओके, सो हमारा जो सिलेबस होगा, हमारा जो रेट होगा, रेट मतलब हम यहाँ पे देखेंगे इनकम टैक्स के रेट होंगे, हम यहाँ पे देखेंगे डेप्रिसिएशन के रेट होंगे। ये सारी ही चीज़ें जो हमारी रहने वाली हैं वो किस हिसाब से हमें देखनी है, वो हमें देखनी है न्यू बिल 2025 के हिसाब से। आर वी गुड टिल हियर? क्या मैं यहाँ से आगे बढ़ सकती हूँ? तो अब मेरी डिस्कशन होने वाली है। लेट्स टॉक अबाउट न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, शैल वी? नई इनकम टैक्स बिल 2025 में क्या बोला गया, आइए जरा देखते हैं। ऑलराइट, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, let's see. So what is new income tax bill 2025? 13 फरवरी 2025 को, डेट याद रखिएगा, 13 फरवरी 2025, 13th Feb 2025 में ये लॉन्च किया गया। क्या? न्यू इनकम टैक्स बिल। फिनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में नए इनकम टैक्स बिल को पारित किया। सो पार्लियामेंट में इसको पास किया गया एंड इस इनकम टैक्स ने पिछले 65 साल के, यानी 65 को, पिछले 65 साल के बिल को रिप्लेस कर दिया है। सो दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड, यानी अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था, 1961 का जिक्र मैं कर रही थी और मैंने बोला कि तब से लेकर अब तक ये चला आ रहा था, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के द्वारा। और इस इनकम टैक्स के बिल की गजब बात क्या है, ये अप्लाई कब से होना शुरू होगा, खुद सोच कर देखिए। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट आई डू अंडरस्टैंड, आप में से शायद किसी को ना आता हो, शायद कुछ बच्चों को आता हो। बस इतना समझने की कोशिश करिए कि जो भी बदलाव होते हैं वो अगले साल के फाइनेंशियल ईयर से अमेंड होना शुरू करते हैं। यानी 2025 में ये बिल पास किया गया था, तो इनको हम इम्प्लीमेंट करना कब से शुरू करेंगे? इनको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे 2026 से। तो आप, ये जो ईयर है हमारा, ऑल राइट, तो ये एक तरह से इस वक्त जो स्टूडेंट्स इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर में पढ़ रहे हैं। यू पीपल आर रियली लकी बिकॉज आप अभी पिछले साल जो एकदम लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है इनकम टैक्स की, आप उसके बारे में पढ़ रहे, विच इज़ रियली वेरी प्राइड एंड ऑनर फॉर यू ऑल, बिकॉज हमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसी के हिसाब से हम पेपर पैटर्न को भी देखेंगे। और इनकम टैक्स वाई ओनली द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम, ये सीए में, सीएस में भी होता है, और ये सारथी बैच जहां मैं इनकम टैक्स पढ़ा रही हूँ। सो आप किसी के लिए मत लो, आप मेरे लिए लो अगर आप सीए और सीएस कर रहे हो, बिकॉज ये इनकम टैक्स मैं उसी डिटेल में ले जाने वाली हूँ, उसी इन डेप्थ एनालिसिस और चार्ट्स के ज़रिए, एनालिसिस के ज़रिए, क्वेश्चंस के ज़रिए, रियल लाइफ एग्जांपल्स के ज़रिए, केस स्टडीज़ के ज़रिए, वर्डिक्ट्स के ज़रिए, हर उस तरह से मैं पढ़ाऊंगी जिस तरह से आपको इनकम टैक्स, दो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट,
इट इज़ रियली अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट. इनकम टैक्स के कितने तो ऐसे पब्लिशिंग हाउसेस होते हैं जो केवल इनकम टैक्स की बुक रिलीज करते और लाखों करोड़ों में कमा लेते. सो इनकम टैक्स डज हैव अ ह्यूज सिलेबस. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में अगर हम आते हैं इनकम टैक्स के, तो दिमाग घूम जाता है, बिकॉज एवरी लॉ इज at one place it is something and at other places वही law यूपी में किसी और तरह से react कर रहा है, and the same law is reacting in other way in northeastern places. तो इनकम टैक्स का कानून बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट येट अगेन आई एम सेइंग, आप मेरे साथ करोगे यू विल फील इट वे इजियर देन व्हाट इट इज सपोज टू बी. तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे इस सेमेस्टर का जो फोकस होने वाला है वो क्या होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द न्यू बिल ऑफ 2025, जिसका अभी अभी 2 महीने बाद पालन होना शुरू होगा, इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू होगा. दैट विल बी from the April 1st, 2026. All right, here we are. Let's talk about little more. तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 था उसको हम फॉलो करने वाले हैं 1 अप्रैल 2026 से. एंड इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, 65 साल पुराने कानून को बदलने की जरूरत क्या पड़ गई. सो द फर्स्ट थिंग लेट्स टॉक अबाउट, अभी हमने यहाँ तक समझ लिया. नाउ आई एम चेंजिंग द स्लाइड. तो व्हाई IT Act 2025, ये बदलाव क्यों किया गया. सो फॉर एवरी चेंज विच इज हैपनिंग, हमारे देश में नियम कानून जो होते हैं क्यों होते हैं, या किसी भी देश में नियम कानून क्यों होते हैं. नियम कानून का एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है टू फैसिलिटेट द पीपल. जिन लोगों के लिए वो कानून बनाया जाए उनको फैसिलिटेट करना इन नियम और कानून की जिम्मेदारी होती है. इनकम टैक्स एक्ट 2025 को पाया गया कि 1961 में जो कानून लाया गया था उसे कॉम्प्लिकेटेड पाया गया. दैट वाज सपोज्ड टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होने वाला है इनकम टैक्स एक्ट 2025 का, वो ये होने वाला है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 वाज much more precise and it was much more concise than the act of 2021. Okay, so yeah, the first thing is, जो पहली चीज है, it was more concise. It was more concise, it was more lucid, and it was easy to understand. Easy to understand. तो ये पहली चीज है, ज्यादा कंसाइज. कंसाइज का मतलब क्लैरिटी ज्यादा है, समझने में आसान है, और ये ज्यादा लूसिड है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूसिड? लूसिड का मतलब, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड लूसिड ड्रीमिंग? क्या आप लूसिड ड्रीमिंग समझते हैं? क्या होता है लूसिड ड्रीमिंग? आपने अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की फ्रेंचाइज देखी हो, तो उसमें आप देखते होंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो होते हैं वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस करते हैं. लूसिड ड्रीमिंग, लूसिड इज टू बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग. तो सराउंडिंग को हेल्प करते हुए जो इनकम टैक्स काम करेगा, दैट इज व्हाट नोन एज लूसिड ड्रीमिंग. दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज द lucid act. मतलब that is enabling the clarity. It is enabling the clarity of income tax, right? उसके बाद जो second objective होने वाला है इसका, the length. पिछला जो इनकम टैक्स एक्ट था हमारा 1961, उसका लेंथ बहुत ज्यादा था, वो बहुत ज्यादा लेंदी था. नाउ इनकम टैक्स एक्ट बिल 2025 जो 2025 में पास किया गया है, उसका फोकस ये है कि हम उसका लेंथ कम कर सके. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसकी जो ड्राफ्टिंग स्टाइल है, द ड्राफ्टिंग स्टाइल इज मच मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्या आपने कभी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स शब्द का नाम सुना है? Have you ever heard about the interpretation of statutes? Interpretation of statutes का क्या मतलब होता है? हमारे जितने भी एक्ट्स होते हैं, हमारे जितने भी नियम कानून होते हैं, वो सारे ही ऐसी भाषा में, मैक्सिमम जो नियम कानून हर उन देशों के जो कॉलोनलाइज किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो सारे ऐसी भाषा में लिखे गए हैं जो भाषा कठिन है समझने में. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज टॉकिंग अबाउट द नियम, the rules and regulations जो
आसान हो समझने के लिए। मतलब यहाँ पे आपको किसी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यू बीइंग अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट होते हुए इनकम टैक्स 2025 के पीडीएफ को खोल लोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। दैट इज वन थिंग। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स नहीं होने वाला है, बिकॉज द ड्राफ्टिंग स्टाइल इज मच मोर क्लियर, फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड मच मोर क्लियर। ओके, ठीक है। सो मैंने आपको ये बता दिया। एंड यस, वन मोर थिंग, द न्यू बिल इज फ्री फ्रॉम jargons. What is jargon? जार्गन शब्द का मतलब क्या होता है? ऑल राइट, जार्गन शब्द समझने के लिए मैं यहाँ पे, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्किबिडी? डू यू नो? लेट्स टॉक अबाउट जार्गन का मतलब क्या होता है। आई थिंक यू आर रियली गोइंग टू लाइक इट द वे आई एम टेलिंग, गोइंग टू एक्सप्लेन यू द वर्ड जार्गन। क्या आपने इस शब्द का नाम सुना है, स्किबिडी? क्या आपने इस शब्द का नाम सुना है, यापिंग? ओके, क्या आप जब व्हाट्सएप चैट या आप इंस्टाग्राम एक फीचर, एक सॉफ्टवेयर है, सो डू यू हैव यू एवर वर्ड्स द यूज द एब्रिविएशंस लाइक आई के या आर एन या आई के? ओके, सो जितने भी स्टूडेंट्स जिन्हें ये शब्द नहीं पता है, और मेरे ख्याल से अभी मेरे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको भी पता होगा, मैं भी कभी कभी ये शब्द यूज़ करती हूँ। वैसे मीनिंग ऑफ स्किबिडी, सो कहा जाता है कि जेन जी और जेन अल्फा एक नया क्राइटेरिया बना हुआ है, तो ये इनकी इंग्लिश थोड़ी सी अजीब होती है। एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI ने एक फॉर्म रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने बच्चों से सजेशंस मांगे थे कि आप कौन से अमेंडमेंट्स देखना चाहते हो अपने एग्ज़ाम पैटर्न में, सब्जेक्ट में। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जहाँ पे हम पार्टिसिपेंट से 1-to-1 होके पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो क्या है कि इस वक्त ICSI के जो मैक्सिमम एप्लीकेंट्स हैं वो इस जनरेशन के हैं ना। ये जो हमारी जनरेशन है, दैट इज़ अबाउट द इंस्टाग्राम, दैट इज़ अबाउट एब्रीविएशंस, और हर जनरेशन का एक वर्ड होता है, ठीक है। वो इंग्लिश को अपने हिसाब से मॉडिफाई करती चलती हैं। आई थिंक इट इज़ अ टाइम सीरीज, इट जस्ट हैपन्स। ICSI के फॉर्म में जब सजेशंस मांगे गए तो ICSI ने पाया कि स्किबिडी शब्द का बहुत प्रयोग हुआ था। व्हाट इज दिस स्किबिडी? यापिंग शब्द का बहुत प्रयोग हुआ था। व्हाट इज दिस यापिंग? ओके, सो स्किबिडी का मतलब होता है समथिंग फिशी। ऑल राइट, समथिंग फिशी। फिशी मतलब समझ ना आने वाली चीज। जैसे हम शब्द यूज करते हैं, व्हाट द मेस, व्हाट इज दिस हेक, व्हाट, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। ये जो एक्सप्रेशन होते हैं, आजकल इस एक्सप्रेशन को स्किबिडी शब्द से दिखाया जाता है। और यापिंग का मतलब क्या होता है? टॉकेटिव, बहुत बोलने वाला इंसान। तो हम यहाँ पे अब टॉकेटिव नहीं बोल रहे हैं, हम यैपर बोल रहे हैं, यैपिंग बोल रहे हैं, ठीक है। और ये एब्रिविएशंस, इनका भी प्रयोग किया था स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप CS के फॉर्म में। आई के मतलब यू नो, RN मतलब राइट नाउ, और वाई के मतलब इफ यू नो यू नो। सो कुछ दिन बाद फिर ICSI के एक ब्यूरोक्रेट का ऑफिशियल एक वीडियो रिलीज होता है जिसमें उन्होंने बोला था कि नहीं, ऑफिशियल नहीं थे वो, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के एजुकेटर थे। तो उन्होंने कहा था कि प्लीज़ आप लोग फॉर्म को जब भरिए तो ऐसे शब्द में भरिए जो उनको समझ में आए, क्योंकि ICSI के इतने महान पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं वो 40-45 साल के लोग हैं, और वो स्किबिडी, यापिंग, यो दिस दैट नहीं समझते हैं। सो इट वाज अ वेरी फनी काइंड ऑफ सिचुएशन। आई केम अक्रॉस टू नो दिस एंड इट वाज रियली रियली फनी, यू नो, IYKYK, इट वाज लाइक दैट। सो ये जार्गन होता है। जार्गन का मतलब होता है व्हेन समथिंग वेरी मच एसोटेरिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोटेरिक? यू नो, एसोटेरिक का मतलब होता है रिलेटेड टू फ्यू ग्रुप्स ऑफ पीपल। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल समझ पाएंगे, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं समझ पाएंगे। यू नो, अगर आपने शेक्सपियर को पढ़ा होगा या अगर आपने फ्रांस काफ्का को पढ़ा होगा, तो उन्होंने कहा है अपने लिटरेचर्स में, अपनी बुक्स में, कि लैंग्वेज शुड लिंगर, लैंग्वेज शुड एक, लेट इट बर्न, लेट इट क्रैम। मतलब
एक भाषा की खूबसूरती जो होती है उसके यूसेज में होती है, आपकी वोकैब्युलरी कितनी ज़्यादा इन डिटेल है। मगर देन अगैन हम चीज़ों को आसान बनाना चाहते हैं, कठिन नहीं बनाना चाहते, बट स्टिल अगर आप एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज़ करते हो रादर देन यापिंग एंड स्किबिडी, तो इट शोज दैट यू हैव बीन टू सम प्लेसेस, राइट? एनीवेज, सो मैं जैर्गन से यहाँ इतने डिटेल में आ गई, तो हमारा जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, दैट इज अवॉइडिंग द जार्गन, मतलब ऐसे शब्द जो इनकम टैक्स तक लिमिटेड थे, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी तक लिमिटेड थे, उन शब्दों का प्रयोग। ठीक है, मतलब हम अगर कोई शब्द था जो केवल मैं और मेरी अथॉरिटीज जानते थे, अब उन शब्दों को हम वी विल पॉपुलराइज इट, मतलब हम अब आसान भाषा में बात करेंगे रादर देन कॉलिंग विद द एक्चुअल लीगल नेम्स, लोगों में वो किस भाषा में प्रचलित है वो। तो एक तरह से अगर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूं कि 1961 का एक्ट क्यों रिमूव हुआ और 2025 का एक्ट क्यों आया, सिंप्लिसिटी के नाते, टू मेक द थिंग्स मोर सिंपल, टू सिंप्लीफाई द प्रीवियस एक्ट 1961 में जो ऐसी चीज़ें थी जो आम जनता के समझ में नहीं आने वाली थी, उनको सिंप्लीफाई करने को। ओके, ऑलराइट, चलिए अभी हम बात करते हैं। नाउ दिस इज समथिंग दैट वी आर डन, एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक। अगला जो मेरा इंट्रोडक्शन होने वाला है, बेसिस एंड चार्ज ऑफ इनकम दैट वी आर गोइंग टू। बेसिस एंड चार्ज ऑफ इनकम टैक्स में जाने से पहले, आप में से जितने भी बच्चे नहीं जानते हैं, वैसे तो ये बैच किसी के इंट्रोडक्शन का मोहताज रहा नहीं, किसी के परिचय का मोहताज रहा नहीं, बिकॉज हमने और हमारी टीम ने लगातार स्टूडेंट्स की सहायता की है और हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे CGPA के साथ निकलते हैं। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स वो भी होंगे जो पिछले सेमेस्टर में मेरे साथ जुड़े थे, तो आपने मेरे पढ़ाने का तरीका देखा होगा। तो हाँ जी, वापस से आ चुके हैं हम हमारी टीम के साथ, एंड इट्स मी। अमृत सर मिलेंगे आपको, सिमरन मैम मिलेंगी, आपकी एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगी कहाँ, टारगेट गुरुकुल ऐप पर। तो अगर आपने अभी भी अपने फ़ोन पे टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, क्या कर रहे हो आप? आपके एग्ज़ाम्स हमेशा के टाइम से ज़्यादा पहले होने के एस्टिमेट्स बनाए जा रहे हैं, चाहिए तैयारी शुरू करिए, पढ़ाई शुरू करिए, टारगेट गुरुकुल ऐप का डाउनलोड करिए, और इस ऐप में आपको मिलेगा सारथी बैच आपके BCom फोर्थ सेमेस्टर के लिए। एनरोल करना मत भूलिएगा, जिसकी प्राइस है केवल 699, यानी 699। ओनली 699 में आपको पूरा इनकम टैक्स, पूरा मार्केटिंग, पूरा एंटरप्रेन्योरशिप, यानी हर एक सब्जेक्ट आपकी टीम के द्वारा, आपकी फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ 100% कोर्स कवरेज होने वाला है, मेंटोरशिप, TPPs, PYQs, डाउट सपोर्ट, और ऑनर्स या रेगुलर जो भी आप कर रहे हो। अगर आप ऑनर्स कर रहे हो, 8 सेमेस्टर हैं आपके, उसमें भी हम आपके साथ रहेंगे अंतिम के 2 सेमेस्टर्स, यानी सेमेस्टर 7 और 8 में। और अगर आप रेगुलर हो तो साथ तो है ही। सो प्लीज़ गो एंड डाउनलोड दी टारगेट गुरुकुल ऐप एंड एनरोल योर सेल्फ इन टू द सारथी बैच, क्योंकि इसके बाद मेरी ये डेमो लेक्चर है, और इसके बाद जितनी भी लेक्चर जाएगी मेरी, वो सारी किस में जाएगी, आपके सारथी बैच में जाएगी। और वहाँ पे आप मुझसे लाइव जुड़ते हो, यानी मेरी कोई कही बात अगर आपको समझ नहीं आती है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि मैम इसका क्या मतलब हुआ, एंड जो भी आपकी क्वेरी होती है मैं डायरेक्टली देख सकती हूँ, लाइव इंट्रैक्शंस होते हैं। और जब तक मुझे लग रहा है ये लेक्चर मेरी जाएगी, तब तक 2-3 लेक्चर मेरी सारथी पे आ चुकी रहेगी। सो I'll wait for you all on the Sarthi batch in the live sessions, and I hope we'll meet over there. So now let's talk about our topic. All right, तो मैं जार्गन शब्द तक आपको बताई थी, और अब लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। तो मैंने अभी क्या पढ़ाया आपको, एक क्विक रिव्यू। मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाया, और मैंने आपको न्यू बिल 2025 एक्ट क्यों आया, 65 साल के कानून को क्यों रिप्लेस किया गया, उसका जिक्र मैंने आपसे कर लिया। और अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ बेसिस एंड प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। ओके, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा खत्म हो चुका है, अब हम आ चुके हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, जो बात करता है बेसिस एंड प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। आइए देखें क्या होता है बेसिस।
सबसे पहले सबसे पहले बेसिस ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है? बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब होता है आप टैक्स कैसे लगा रहे हो, आपके टैक्स लगाने का एरिना क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज है कि हम एनुअल इनकम पे लगाते हैं, मतलब पिछले बीते साल में, पिछले साल के 1 अप्रैल से लेकर इस साल के 31 मार्च तक आपने जो इनकम कमा ली, हमारा जो टैक्स है उस पे लगता है। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हाट, ये जो इनकम टैक्स है किस पे लगता है, हमारा एनुअल इनकम पे लगता है। सो implied on the annual income. ओके, दूसरी चीज के बारे में हम बात करेंगे, इनकम टैक्स जो होता है। अब जरा इस कंसेप्ट को समझिएगा बहुत ध्यान से। मान लीजिए अगर कोई ईयर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल से शुरू होकर इस साल के 31 मार्च, पिछले साल के 1 अप्रैल से शुरू होकर इस साल के 31 मार्च तक हमारा जो प्रीवियस ईयर था, तो यदि मैंने 1 अप्रैल 2020, अगर मेरा ईयर शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, तो खत्म कब हो रहा होगा? 31 मार्च 2021 को। 31 मार्च 2021 को। यहां तक तो आपको क्लियर होगा ना, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट, 3 चीजें होती हैं। फाइनेंशियल ईयर वो तो आपको पता चल चुका है, हर साल का 1 अप्रैल से लेकर उसके अगले साल का 31 मार्च, ये दिस यू नो। अभी जो कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रही हूँ, जब क्वेश्चंस हम लगाएंगे तो वो और डिटेल में होगा। अभी जो मैं समझाने जा रही हूँ दैट इज असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो ध्यान से देखिएगा, ये अगर ईयर है, मैं कुछ नहीं कह रही, द फाइनेंशियल ईयर तो है ये, चलो आई एम नॉट टॉकिंग इफ दिस इज प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, मैं बस इतना कह रही हूँ 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ एक ईयर, खत्म कब हुआ? 31 मार्च 2021, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी टैक्स असेसिबिलिटी हम कब करेंगे, मतलब हम इसका निर्णय कब लेंगे कि इस पे कितना टैक्स देना है, इसका निर्णय हम इसके असेसमेंट ईयर में लेंगे। असेस मतलब अंदाजा लगाना। तो अगर ये ईयर है तो हमारा ये ईयर खत्म कब हुआ? 31 मार्च। तो जब वो साल खत्म हो जाएगा तब तो हमको पता चलेगा ना कि इस साल में हम कमाए कितना। तो हमें कब पता चलेगा? 31 मार्च 2021 को। तो यानी ये इनकम जो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में कमाई गई, इस पे टैक्स हम कौन से साल में जाके लगाएंगे? इस पे टैक्स हम जाकर लगाएंगे अपने 1 अप्रैल 2021 में। और अगर हमारा असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2021 में शुरू हो रहा है तो जाहिर है वो खत्म कब हो रहा होगा? 31 मार्च 2022 को। 22 बहुत किनारे, 31 मार्च 2022 को। ये देखा आपने, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ समझा दिया, ये अब ये कहलाएगा प्रीवियस ईयर और ये कहलाएगा असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर पे काफी ज्यादा सवाल आते हैं। तो प्रीवियस ईयर मतलब जब इनकम कमाई गई, प्रीवियस ईयर मतलब जब इनकम अर्न की गई या कमाई गई, ठीक है। और अगला कंसेप्ट क्या है हमारा? असेसमेंट ईयर मतलब जब इनकम पर टैक्स लगा, जब इनकम पर टैक्स लगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप पहला सीढ़ी चढ़ लिए इनकम टैक्स का। मैं जरा इसी कंसेप्ट पे कुछ सवाल लगाती हूँ, हम लोग 3 सवाल लगाएंगे और इसके आंसर आप कमेंट्स में दोगे मुझे। बहुत आसान पूछने वाली हूँ मैं, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में अपने आंसर करोगे। और लेट्स सी, तो ये कंसेप्ट मेरा क्वेश्चन होने वाला है। मैं कंसेप्ट फिर से समझा दूं आपको। प्रीवियस ईयर अगर 2021 है, असेसमेंट ईयर 21-22 हो गया। अगर इसी रूल पे चलेंगे तो मेरा सवाल आपसे ये है, पहला, अगर असेसमेंट ईयर, ध्यान से सुनना, असेसमेंट ईयर
1 अप्रैल 2023 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 तक है। आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि प्रीवियस ईयर क्या है। दूसरा सवाल, अगर मेरा प्रीवियस ईयर 1990, चलो वो भी छोड़ो और पहले ले जाते, 1970 फर्स्ट अप्रैल, अगर मेरा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 1970 से शुरू होकर 31 मार्च 31 मार्च 1971 है, तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा? ओह सॉरी, असेसमेंट ईयर क्या होगा? मतलब जिस साल में मैंने इनकम कमाई वो 1 अप्रैल 1970 से लेकर 31 मार्च 1971 तक का था, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? और तीसरा और अंतिम सवाल, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपसे ये कह रहा है, मेरा प्रीवियस ईयर शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2022 को, तो प्रीवियस ईयर खत्म कब होगा और उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? तो ये सवालों के जवाब मैं आपसे चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में, और आपके आंसर सही हैं या नहीं ये इस वीडियो के पोस्ट होने के 24 घंटे बाद मैं टीम के थ्रू कमेंट करवा के पिंड कमेंट में डाल दूंगी। बट मुझे उम्मीद है कि मुझे सही आंसर्स मिलेंगे, और स्पेशली मैं उम्मीद कर रही हूँ थर्ड वाले पॉइंट का। मगर मैम थर्ड पॉइंट तो आप समझा ही नहीं, तो मैं एक हिंट दे देती हूँ। शुरुआत कभी भी हो, एक दिन पहले भी हो, मगर खत्म हमेशा अगले साल के 31 मार्च पे होगा। नाउ डू दी मैथ। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं और हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन। आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे, और आपसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने तो खैर नोट डाउन करना भी ज़रूरी नहीं समझा होगा, कमेंट ही कर दिया होगा। कर दिया है तो आई होप आपने सही किया होगा, राइट? ओके, चलो। तो हाँ जी, मैंने अभी आपको क्या बता दिया, ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट अभी अभी क्लियर किया मैंने, और उसके बेसिस पे सवाल भी दे दिए मैंने, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज, जो टैक्स रेट होते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो टैक्स रेट होते हैं ना, ये एनुअल फाइनेंस रेट्स के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। किसके द्वारा फिक्स किए जाते हैं? एनुअल फाइनेंस एक्ट के द्वारा। मैम ये एनुअल फाइनेंस एक्ट का क्या मतलब है? एनुअल मतलब ये हर साल नया आता है, एवरी ईयर। एनुअल फाइनेंस एक्ट हर साल, जो बजट होता है हमारा, जब बजट बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? फाइनेंस एक्ट। और यही जो फाइनेंस एक्ट होता है आपका, इसी में हर साल के टैक्स रेट्स डिफाइन किए जाते हैं। यानी कि अगर आप में कोई भी स्टूडेंट है जो किसी भी एजुकेटर का लेक्चर देख रहा है, भाई किसी का भी देख सकते हैं, हमारे इंडिया में हर चीज़ की बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज मौजूद हैं, मगर अगर आप इस ईयर में पढ़ाई कर रहे हो और आप पिछले किसी भी एजुकेटर के पुराने लेक्चर्स देख रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप काफी हद तक हाँ जी, तो मतलब एवरी ईयर एक नया रेट आता है, हर साल एक नया रेट आता है, और उस रेट के हिसाब से, तो मैं क्या कह रही थी, अगर आप पिछले किसी भी एजुकेटर के लेक्चर्स कर रहे हो, उनके लेक्चर गलत नहीं है, मगर अब रेट्स होपफुली बदल चुके होंगे। यानी कि इनकम टैक्स की एक बहुत ही क्रूशल और करोजिव फीचर भी है कि स्टूडेंट को इन प्रेजेंट ही पढ़ना पड़ता है, बिकॉज हर साल यहाँ पे रेट बदलते हैं, हर साल यहाँ पे अमेंडमेंट आते हैं, और पिछले 6 महीने या 1 साल पुराने किसी भी लेक्चर्स का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। रहता तो है, अप्लाई करने का तरीका रहता है, बट उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहती है जो इम्पोर्टेंस एक करंट कॉन्करेंट लेक्चर्स को करने की होती है, क्योंकि हर साल यहाँ पे एनुअल फाइनेंस एक्ट पास किया जाता है, और ये जो एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है, ये हर साल एवरी ईयर इट चेंजेस। ओके, चलिए उसके बाद अगली जो चीज़ है, हमारे पास इनकम टैक्स
जी, अब हम सेक्शंस पे आ चुके हैं। स्टूडेंट्स की बड़ी रिक्वेस्ट रहती है कि मैम सेक्शंस नहीं होगा, सेक्शंस मत कराइए। और कंपनीज़ लॉ में तो उतने सेक्शंस थे भी नहीं, जो मैंने कराए थे उतने थे भी नहीं, इम्पोर्टेंट कम ही थे। तब पर स्टूडेंट्स बोले कि मैम सब होता है, सेक्शंस नहीं हो पाता है, मगर स्टूडेंट्स इनकम टैक्स सेक्शन से भरा पड़ा है और हर एक सेक्शन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहला इम्पोर्टेंट सेक्शन अब आपको देखने मिलेगा जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। तो ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 क्या कहता है? ये कहता है कि टैक्स जो है हर पर्सन पे लगाया जाएगा जो आपको डिफाइन किया गया हो इनकम टैक्स 2 सबसेक्शन 31 के तहत। तो इनकम टैक्स 2 सबसेक्शन 31 में हर पर्सन को पर्सन की डेफिनेशन है और पर्सन पे इनकम टैक्स को किस तरह से लगाना है। मैम पर्सन की डेफिनेशन, हाँ जी, पर्सन की डेफिनेशन। हम एक नॉर्मल व्यक्ति को इनकम टैक्स में, मैं आप एक नॉर्मल व्यक्ति, इनको पर्सन नहीं माना गया है। पर्सन की भी एक अलग डेफिनेशन दी गई है और वो डेफिनेशन क्या है वो जब हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 पे आएंगे तब देखेंगे। अलावा इसके एक और चीज, ये जो इनकम टैक्स लगता है हर पर्सन पे, इसी एक्ट के प्रोविजंस के तहत लगता है, ठीक है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार लगता है। और अंतिम बात, यहाँ पे टीडीएस, मैम टीडी और एडवांस टैक्स के पेमेंट की भी जिक्र की। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस का मतलब, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। स्रोता या स्रोत है जो, या जो जरिया है, जो टीडीएस का स्रोत है और जो जरिया है उसको पेमेंट के दौरान ही जब वो टैक्स को डिडक्ट करके दे देता है। और टीडीएस हमारे अंतिम चैप्टर्स में से एक होने वाला है। और अलावा उसके एडवांस पेमेंट, मतलब इनकम पे हम एक साथ सारा टैक्स ना दे के एडवांस में टैक्स की पेमेंट करते रहे, यानी ड्यू डेट से पहले हम टैक्स की पेमेंट करते रहे। तो ये जितने फीचर्स होने वाले हैं इनकम टैक्स के। और आज के लिए बस इतना ही इनकम टैक्स के बारे में। और डिटेल में हम अपने आगे के लेक्चर्स में करेंगे और आगे के जो मेरे लेक्चर्स जाएंगे वो सारथी बैच में जाएंगे। तब तक एक छोटा सा मैं आपको रिव्यू दे दूं जो आज हमने कवर किया। हमने आज शुरुआत की इनकम टैक्स के बारे में और इनकम टैक्स की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जाना। हमने जाना इनकम टैक्स का 2025 का जो बिल आ चुका है जिसके अनुसार इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर दिया गया है। क्यों रिप्लेस कर दिया है? ताकि लोगों को जनहित में उसके वर्ड्स आसान पड़े। हमने एक नए शब्द को देखा, जार्गन, जिसका मतलब होता है पहले जो नॉलेज एसोटेरिक थी, लिमिटेड थी, वो अब पब्लिक इन जर्नल के लिए अवेल हो सके। हमने जाना कि इनकम टैक्स जो है वो एनुअल इनकम पे चार्ज होता है। हमने जाना प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट। और हमने इनकम टैक्स के उन पहलुओं को देखा जहां हमने सेक्शन 231 का जिक्र किया। हमने जिक्र किया अपने प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, तीनों के कॉन्सेप्ट्स कैसे अलग हैं और उन पे आपको 3 सवाल भी दिए। तो हाँ जी, इस बार इनकम टैक्स मेरे हाथ में है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, बिकॉज इफ यू नो that मैं कैसा पढ़ाती हूँ, know that you have already seen that, and if you haven't then please enroll yourself in सारथी। और मिलूंगी मैं आपसे वहाँ पे इनकम टैक्स के साथ। इट इज़ गोइंग टू बी अ अमेजिंग सब्जेक्ट। मेरे साथ आपको इनकम टैक्स में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत आसान लगने वाला है। सेक्शंस को देखेंगे, प्रोविजंस को देखेंगे और उनके हिसाब से हम क्वेश्चंस लगाएंगे। एंड बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर आप खुद इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप खुद का, अपने डैड का, अपने मॉम का ITR भर सके। सो या विद दैट बीइंग सेड, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। दिस इज योर एजुकेटर साक्षी, साइनिंग ऑफ।